जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस सेशन के अंदर इस मेन्यू कोड को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे कि हमने यूज़र को बताया कि 1 प्रेस करे ताकि स्टूडेंट की डिटेल को सेट किया जा सके, 2 प्रेस करे ताकि स्टूडेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले किया जा सके और 3 प्रेस करे ताकि प्रोग्राम से एग्ज़िट किया जा सके। अब इस मैसेज के बाद यूज़र से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यूज़र कोई वैल्यू बताएगा, इन ऑप्शन में से कोई वैल्यू बताएगा और उसके बेस पे हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। 1 की सूरत पे हम स्टूडेंट की डिटेल्स को सेट करवाएंगे, 2 की सूरत में हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएंगे, 3 की सूरत में हम उसको एग्जिट करवाएंगे। तो अब हमने यूज़र से वैल्यू गेट करनी है, तो यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हम करेंगे sc.next और ये मेथड क्या करेगा, जो भी यूज़र ने वैल्यू पास की होगी, जो भी वैल्यू बताई होगी 1 2 3 वाले में से, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे नम वाले वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू रिसीव होगी तो इसके बाद हम आगे यहाँ पे स्विच में, स्विच का मकसद ये है कि हमने उन 3 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट केसेस बना लिए हैं। तो यहाँ पे नम में जो भी वैल्यू आएगी उसकी बेस पे चेक किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा केस 1 के साथ। अगर वो 1 से मैच होता है तो फिर उसमें ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्यों एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। तो यहाँ तक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक की स्टेटमेंट से हम जो है वो इस स्विच से बाहर निकल आएंगे और फिर वाइल जो है वो फिर से जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस मकसद के लिए फिर मैंने यहाँ पे कह के यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो है हम इस चीज़ को जानते हैं कि केस में अगर पहला केस ट्रू होता है तो उसके नीचे सारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक और मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज में हम ये कह रहे हैं कि यूज़र से हम एक वैल्यू गेट कर रहे हैं और उसको हमने एक रेंज दे दी है कि इस रेंज से हमें वैल्यू बताया कि 1 से लेके और जो भी स्टूडेंट नंबर है जो कि यूज़र ने बताया होगा कि इतने स्टूडेंट को मैनेज करना है, तो उसमें से वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करें कि किस स्टूडेंट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट की रेंज में से कोई वैल्यू आएगी, लेट्स से 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो जो भी वैल्यू है उसको हमने गेट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू गेट करने के लिए sc.nextInt का मेथड यूज़ किया और मेथड जो है क्या करेगा, जो भी यूज़र ने वैल्यू पास की होगी वो वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा और वो हमें रिसीव हो जाएगी std num में। अब std num में जो है हमें तवक्को तो यही होगी कि 1 से लेके और जो भी रेंज है, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट नाम कहते हैं कि वो 5 है, तो 1 से लेके 5 तक के दरमियान में या 1 या 5 को पास करेगा। लेकिन यूज़र कुछ भी वैल्यू पास कर सकता है। तो हम उसमें फिर ये एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि जी वो अगर यूज़र वैल्यू इसमें पास करता है तो लेट्स से वो वैल्यू अगर उसने जो पास की है वो स्टूडेंट नाम से ग्रेटर है तो वो हमारे लिए इनवैलिड वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट 5 हैं और यूज़र कहते हैं कि 6वें स्टूडेंट की वैल्यू हमने सेट करनी है, तो 6वां स्टूडेंट तो हमारे एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसको वैल्यू भी सेट नहीं कर सकते, तो वो हमारी इस लॉजिक के लिए इनकरेक्ट वैल्यू होगी। सेम इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि जो यूज़र है वो कहता है कि डी जो 0 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू सेट करनी है, तो 0 पे हमारा कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं क्योंकि हम 1 से लेके उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तक की जो है वो रेंज दे रहे हैं, तो ये तो वैल्यू उसके लिहाज से भी इनवैलिड होगी। तो 0 हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, तो ये दोनों जो कंडीशन है वो हमें ये बता रही हैं कि ये इनकरेक्ट वैल्यूज़ की रेंज है। तो इनकरेक्ट वैल्यूज़ की जो रेंज है उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उस सूरत में हम जो है एक मैसेज आउट कर रहे हैं और वो मैसेज हमारे पास ये है कि हम जो है कह रहे हैं उसको इनकरेक्ट नंबर फॉर स्टूडेंट ट्राई अगेन, कि ये जो उसने ऑप्शन दिए है या जो उसने हमें वैल्यू दी है वो एक इनकरेक्ट नंबर है। अब इसको दोबारा से ट्राई करना चाहिए। दोबारा से मेन्यू उसके सामने आ जाएगा ये वाला और वो उसमें से फिर सिलेक्ट करेगा। तो जब इफ़ चलेगी तो उसका मतलब ऐसे नहीं चलेगी, तो ऐसे ना चलने का मतलब ये होगा कि जो
हम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू सेट करने वाला काम हमारे एल्स में है, तो वो जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद केस 2 भी नहीं चलेगा क्योंकि केस 1 वैलिड हो गया था, और केस 1 जो है वो जब वैलिड हो गया तो उसी सूरत में जो है वो करेक्टली काम जो है उस पर नहीं कर रहेगा। ओके, मेरे ख्याल से जो है वो केस 2 जो है वो चल जाएगा, लेकिन चले हम उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इफ़ के बाद हम आ जाते हैं एल्स में। अगर ये कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स होती हैं, तो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ के अंदर की बॉडी नहीं चलेगी। एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स में आगे क्या होगा? एल्स कब चलेगा? एल्स जो है वो उस वक्त में चलेगा जब ऐसी सूरत में एल्स चल रहा होगा जब हमें यूज़र की तरफ से करेक्ट वैल्यू मिली होगी, 1 से लेके जो भी रेंज है उसकी रेंज के अंदर वैल्यू जो है मिल रही होगी, और उसके बेस पे अब हमने क्या करना है, उस स्टूडेंट की वैल्यू को अपडेट करना है, इसको सेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज पहले करते हैं जी system.out.println कि हमें एक नेम चाहिए, तो हमने उसे कहा एंटर नेम, कि हमें उस स्टूडेंट का नेम बताओ जिसकी वैल्यू हमने हम जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, ताकि हम उसकी वैल्यू को सेट कर सकें, नेम उसकी नेम वैल्यू सेट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने लगे, और स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने के लिए हमारे पास है sc.next, sc.next। अच्छा, अब sc.next क्या करता है? ये sc.next जो है ना, ये नेक्स्ट जो स्ट्रिंग वर्ड होता है ये गेट करता है। नेक्स्ट जो स्ट्रिंग वर्ड होता है वो गेट करता है, और वो गेट करेगा और इस नेम को असाइन कर देगा। अब नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इससे पहले इसको स्पेस मिल रही है, और इसके बाद ये स्लैश है, उसके बाद गेट लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर इसको स्पेस मिल रही है। अब ये दो स्पेसेस के दरमियान में जो है ना, इस तरीके से दो स्पेसेस के दरमियान में जो है ये एक वर्ड जो है वो डिटेक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम जो है वो अहमद रज़ा है, तो अहमद रज़ा में से अहमद को ये कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक वर्ड को जो है वो गेट करता है, और वो वर्ड जो है वो गेट करके आपने इसको असाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है जब आपके पास एक वर्ड आ गया है और उसको हमने नेम के तौर पे जो है वो प्लेस कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं sc.textLine। इससे जो है हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो काम करेंगे वो है जी, यूज़र से एज गेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़र को कहेंगे जी एंटर एज, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे sc.next इन करके हम एज की वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट इन का फंक्शन हमने मल्टीपल टाइम यूज़ किया है, और इससे हमें जो है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक था, पूरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ हो रहा है, और उसमें देखिए तो नेक्स्ट से क्या होगा, एक स्ट्रिंग वर्ड जो है वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो है CGPA यूज़र से गेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे एंटर CGPA। तो एंटर CGPA के अगेंस्ट जो है हमें जो है अब CGPA की वैल्यू जो है गेट करनी है, और हमें पता है कि जो CGPA की वैल्यू है वो डबल टाइप में हम यूज़ कर रहे थे। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करें sc.sc, और इसके हम फंक्शन यूज़ करने लगे हैं नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल क्या करेगा, नेक्स्ट जो डबल वैल्यू होगी वो जो है वो गेट करेगा, और वो असाइन कर देगा इस वेरिएबल को जिसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसको हम टेम्परेरी बना रहे हैं ताकि जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे है, उसके बाद हम इसको यूज़ करें और फिर ये वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट डबल जो है एक डबल वैल्यू कंसोल से उठाएगा और इस CGP को प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे नेम भी आ गया है, एज भी आ गई है, CGP भी आ गया है। तो अब ये 3 वैल्यू हमने स्टूडेंट के लिए जो है वो सेट करनी थी। तो अब हमने इनकी वैल्यू सेट करनी है, तो हम एरे को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट की जो नाम से हमारी एरे बनी हुई है,
इस एरे को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब इसका कौन से इंडेक्स पे हमने करना है, इसके हमने उस इंडेक्स के ऊपर जो है हमने इसको प्लेस करना है जिसका यूज़र ने हमें बताया होगा। तो यूज़र ने हमें बताया था जी एसटीडी नम में, ठीक है। तो एसटीडी नम उसने बताया था जी लेट्स से 1, और जो 1 वाला जो स्टूडेंट है वो एक्चुअल में हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसटीडी नम में से हमको 1 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वो बताता है जी 2, तो 2 का जो स्टूडेंट है वो एक्चुअल में इंडेक्स 1 में पड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है जो भी यूज़र वैल्यू दे रहा है उसका 1 माइनस कर रहे हैं, ताकि हम एरे के एक्चुअल इंडेक्स के ऊपर जो है एक्सेस कर सकें, और फिर यहाँ पे हम उसका आगे डॉट ऑपरेटर यूज़ करके मेथड कॉल कर रहे हैं। सेट का मेथड हमें पहले ही पता है कि क्या करता है, वो वैल्यू सेट करेगा उस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करके अब उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नेम पास कर रहे हैं, हम इसको एज पास कर रहे हैं, और हम इसको सी जी पे पास कर रहे हैं। तो नेम भी हमने यूज़र से गेट किया था, एज भी हमने जो है वो यूज़र से गेट किया है, सी जी पे भी हमने यूज़र से गेट किया है, और फिर हमने इस मेथड को पास कर दिया। तो ये वैल्यू जो है वो इस वाले एरे की इस वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू असाइन हो जाएगी। अच्छा, अब ये वहाँ पे वैल्यू असाइन होगी। अब नेक्स्ट जो है हमने करना ये है कि हमने यूज़र को बता देना है कि भाई आपने जो वैल्यू बताई हैं वो हमने सेट कर दी हैं। तो उसके लिए हम एक मैसेज आउटपुट पे करेंगे, स्टोर नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे है उसकी डिटेल जो है वो सेट हो गई हैं। तो ये था आपका केस 1, कि जब यूज़र जो है वो 1 प्रेस करे तो हम स्टूडेंट की डिटेल्स को सेट कर दें। अब आते हैं हम केस 2 के ऊपर। तो इसी तरीके से नम आपके पास आया, इसमें वैल्यू आई 2, तो पहला केस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप आ जाएंगे केस 2 पे। अब केस 2 पे आके आप कहते हैं जी आपको किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा किस स्टूडेंट की जो है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा गिव स्टूडेंट नंबर बिटवीन 1 एंड जो भी नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का है, तो उसके दरमियान में हम उससे वैल्यू लेंगे। अब वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एस सी डॉट नेक्स्ट के मेथड से। तो यूज़र से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 1 प्रेस करेगा या 2 करेगा, 3 करेगा, या स्टूडेंट नंबर वाली जो वैल्यू है वो प्रेस करेगा, और वो वैल्यू हमें यहाँ पे एस टी डी नंबर मिल जाएगी। अब इसके बाद हम इस कंडीशन में आ गए। इस कंडीशन में वही कंडीशन है जो कि हमने पहले देखी थी, कि अगर इनकरेक्ट वैल्यू आती है तो उस सूरत में हम मैसेज देते हैं इनकरेक्ट नंबर फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एल्स में। एल्स में आगे हमने सिंपल ये करना है कि यूज़र ने बिल्कुल सही वैल्यू पास की है, तो उसकी हमने वैल्यू को जो है डिस्प्ले करवाना है। तो इस एरे में से हम उस इंडेक्स के ऊपर चले गए, ठीक है, और फिर हमने डॉट यूज़ करते हुए डिस्प्ले का मेथड कॉल किया। तो उस स्टूडेंट की उस वाले एरे के अंदर उस वाले इंडेक्स के ऊपर जो भी उसकी वैल्यू पड़ी हुई थी वो स्क्रीन के ऊपर आपके आउटपुट के ऊपर शो हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट केस रह जाता है। अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो भी डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, अगर 4 करता है, 5 करता है या कोई और वैल्यू पास करता है ऑप्शन में से, तो वो डिफ़ॉल्ट में आएगा। और अगर वो 3 पास करेगा तो आपका प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। अगर 3 के अलावा कोई और इनकरेक्ट ऑप्शन पास करेगा तो लूप जो है वो दोबारा से चल पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जब ये हमारा लूप क्लोज़ होता है तो इसके बाद लास्ट में देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम एस सी डॉट क्लोज़ का मेथड कॉल कर रहे हैं। एस सी डॉट क्लोज़ क्या करेगा, ये स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज़ करेगा। जैसे हमने स्कैनर क्लास को बनाया था, तो उसी तरीके से हम उसको क्लोज़ भी करते हैं, ताकि इसके जो रिसोर्सेज़ हैं, जो इसका यूज़ है वो इसको क्लोज़ कर दे। अच्छा, अब इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि हमें जब बनाना है तो कैसे बनाना है, और जब क्लोज़ करना है तो कैसे क्लोज़ करना है। मैंने ये जो एससी डॉट क्लोज़ है इसको मैंने लूप के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। लूप के अंदर मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि जब एक दफ़ा ये क्लोज़ होता है तो फिर इसको रीओपन नहीं किया जा सकता। इसको रीओपन जो है वो नहीं कर सकते, एक दफ़ा क्लोज़ हो गया तो क्लोज़ हो गया। तो इसमें ये होगा कि अगर मैंने लूप के अंदर लगा दिया तो एक दफ़ा तो वो ओपन हुआ हुआ था, वो एक दफ़ा काम सारा होगा, लेकिन जैसे क्लोज़ होगा तो दोबारा लूप अगर चलता है तो अब हम जो है इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि एससी जो है वो क्लोज़ हो चुका हुआ है, और हम दोबारा उसको रीओपन नहीं कर सकते। तो चूँकि हम उसको रीओपन नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये ख़्याल रखना होगा कि हम जो है इसको क्लोज़ ऐसी जगह पे करें
कि इसके बाद हमें दोबारा इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँगा, वो है डिबग करना, कि हम डिबग कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे करते हैं। तो इस मकसद के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये मेरे पास ना ये ब्लू कलर की एक स्ट्रिप सी नज़र आ रही है। ये हो सकता है कि अक्सर लोगों को ना नज़र आ रही हो। अ, ये असल में ये रिप्रेजेंट करती है इसकी बॉडी को, ठीक है। तो अक्सर लोगों को हो सकता है ये ना नज़र आ रही हो, तो इससे परेशान नहीं होना। आपने कहाँ पे काम करना है वो ज़रा समझ लें। ये जो लाइन नंबर है, इसके बिल्कुल साइड पे आपके पास ना एक स्ट्रिप सी होती है, जो कि इस वाले पैनल से जो है वो, या इस वाले बार से थोड़ी सी राइट पे होगी। तो आपको ना एक बिल्कुल ग्रे से कलर की आपको स्ट्रिप नज़र आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 6 के ऊपर आके ना यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्पॉट बन गया। इसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। एक ब्लू से कलर का एक डॉट सा बन गया, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। अब ये जो ब्रेक पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया, और इसको लगा के हम जो है वो अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं। तो प्रेफरेबल ये होता है कि आपके जो ब्रेक पॉइंट है वो मेथड की बॉडी के अंदर जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। इवन आप बॉडी स्टार्ट में भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जो है वो उससे पहले भी बेहतर ये होता है कि आप जो बॉडी के इनसाइड वाले किसी स्टेटमेंट के ऊपर ये लगा रहे हो। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, डिबग करना है। तो डिबग करने का पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें ब्रेक पॉइंट लगाना होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास है बटन डिबग का, ठीक है। ये डिबग का बटन है, ये प्ले के बिल्कुल साथ मौजूद है, और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कंफर्म पर्सपेक्टिव स्विच, के पर्सपेक्टिव जो ये व्यू आपको नज़र आ रहा है इसको आपने स्विच करना है। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जी करना है, इसको स्विच करें। स्विच करने से ये होगा कि ये अब डिबग मोड में आपको ले आया। तो डिबग मोड के अंदर आपको कुछ और पैनल मिल जाते हैं। इसमें से जो ये राइट साइड पे पैनल है, इसके अंदर आपको वेरिएबल वगैरह शो हो रहे होते हैं। तो इस वक्त देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक वेरिएबल है आर्ग्स का, ARGS, और ये इसमें देखें तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, और इसमें 0 इंडेक्सेस हैं, कि यहाँ पे कोई वैल्यू और एरे जो है ऑब्जेक्ट वगैरह रिसीव नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ये मेरे पास बटन है स्टेप ओवर का, ठीक है। ये डिबग करते हुए फिर ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इसी वाले पैनल के ऊपर ही आ जाता है। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जी स्टेप ओवर, शॉर्ट की इसकी है F6। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो अभी देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर है। अब एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके, जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ज़रा देखिएगा इसको। मैं स्टेप ओवर करता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ये एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये अब ये लाइन जो है इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल अभी यहाँ पे रुका हुआ है। स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही। मे भी आप शायद मोबाइल पे देख रहे हैं तो तब नहीं शो हो रही हो। अदरवाइज मेरा तो ख्याल है कि ये पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है और सेंड कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे कोई जूम वाला फ़ोन ही होता, वरना मैं आपको जूम करके वो चीज़ दिखा देता। आप जो है ना इसको अपने पास प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से किसी एक आध का होगा, हो सकता है जिनको नहीं शो हो रहा, उनके पास जो है वो बैंडविड्थ का इशू होगा, नेट का इशू होगा, नेट की वजह से जो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि उनको सही तरीके से शो हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी आपके पास आ गया, ठीक है। ये SC लिखा हुआ है, और यहाँ पे इससे आगे स्कैनर यानी कि क्लास का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखें, ये है जी system.out.println,
और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे है जी मैसेज वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। नीचे देखिएगा अभी ये हमारे पास कंसोल ओपन है और इसमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और क्या करता हूँ जी स्टेप ओवर। तो देखें जी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी तो अब आपके पास यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर आ गया। तो ये ग्रीन वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि अब ये इस लाइन की एग्जीक्यूशन की बारी है। अब मैं दोबारा से स्टेप ओवर करता हूँ तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो जी ये आप देख सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, अब ये लिखा हुआ आपके पास आ गया। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट लाइन है एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर आ गया और यहाँ पे देखें जी यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं वैल्यू 3 और मैंने एंटर दबा दिया ताकि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसको 3 वैल्यू जो है वो रिसीव हो जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे किया जी स्टेप ओवर। तो देखें जी अब आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। तो वो 3 इसने रिसीव कर लिया। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा कर्सर लेकर आऊँ थोड़ी देर के लिए तो आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट नाम के अंदर वैल्यू क्या आ गई है 3। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 3। राइट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बन चुका है और इसमें वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो इस एरे को डिक्लेयर करने के लिए आ चुका है। अभी तक एरे नहीं बनी हुई, देखें स्टूडेंट लिस्ट के नाम से एरे है और वो यहाँ पे राइट साइड पे आपको लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ तो जी ये देखें जी ये हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट की एरे बन गई। अगर मैं इसके एरो को क्लिक करूँ तो ये एक्सपैंड हो गई और अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें 0 इंडेक्स भी है, 1 इंडेक्स भी है, 2 इंडेक्स भी है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे नल 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 है, यानी कि इन ये इंडेक्सेस तो बन चुके हैं लेकिन इनको कोई मेमोरी असाइन नहीं हुई। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे लूप में। लूप में आके देखते हैं कि जी ये मेमोरी इसको असाइन कैसे होती है। तो जी ये लूप है हमारे पास। तो इस लूप को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आई वेरिएबल बनेगा, आई में वैल्यू असाइन होगी और ये कंडीशन चेक होगी और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अब ज़रा इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किया जी स्टेप ओवर। जी जैसे मैंने स्टेप ओवर किया तो अब देखें यहाँ पे आई वेरिएबल भी आ गया है और इसके अंदर वैल्यू आ गई है 0। ठीक है। अब इसके बाद ये इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम एरे के किस इंडेक्स को यूज़ करने लगे, 0 इंडेक्स को। और यहाँ पे देखिएगा 0 इंडेक्स के आगे अब यहाँ पे वैल्यू है नल। जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी असाइन होगी। तो अभी देखना अभी तक मेमोरी असाइन नहीं हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है नल। तो मैं यहाँ पे इसको करने लगा हूँ स्टेप ओवर। तो गौर से देखिएगा जी देखें आपको येलो कलर में ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखें 0 इंडेक्स पे पहले जहाँ पे था नल, अब यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन जो है वो ऊपर आ चुका है कि हम यहाँ पे आई की वैल्यू में आइट्रेशन करने लगे। तो मैं एक स्टेप और करता हूँ। अब आई को देखिएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आई की वैल्यू होगी 1। अब i की वैल्यू 1 होगी। अब इस लाइन में एग्जीक्यूशन होने वाली है, i की वैल्यू 1 है। अब हम इस एरे के स्टूडेंट लिस्ट एरे के इंडेक्स 1 के ऊपर जो है क्या करने लगे हैं, एक ऑब्जेक्ट मेमोरी बनाने लगे हैं। तो ऊपर वाले के अंदर जो है वो मेमोरी जो है मिल चुकी है, उसको यहाँ पे शो भी किया जा रहा है कि ये मेमोरी जो है स्टूडेंट की मिल चुकी है। इसको कोई आईडी वगैरह दी हुई है और इस वाले को जो है यहाँ पे आपको नल नज़र आ रहा है इंडेक्स 1 के ऊपर। अब जैसे मैं इसको स्टेप ओवर करूँगा, जी देखिए मैंने जैसे स्टेप ओवर किया तो अब इंडेक्स 1 को भी यहाँ पे मेमोरी मिल गई। अगर मैं यहाँ पे आगे इसके ऊपर कर्सर थोड़ी देर लेकर आऊँ तो आप देखें ये अभी रिसेंट इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर हुआ तो ये रेड कलर का नज़र आ रहा है। और देखें यहाँ पे पहले नल था, अब यहाँ पे भी कोई मेमोरी आ चुकी है। अब इस तरीके से आई की वैल्यू भी 1 है। इसको फर्दर आप देखेंगे तो अब ये 2 हो जाएगी। देखिए 2 होगी। अब इसके बाद इसको मेमोरी जो है वो असाइन होनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हम तीसरी वैल्यू को मेमोरी भी
मिल गई। ओके, यहाँ पे मैंने आपको डिबग करने का तरीका बता दिया है, उसके अंदर आपको इस लूप की एग्जीक्यूशन भी जो है मैंने आपको करवा दी है, समझा दी है। अब अगर आपका कभी भी आपको होता है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसमें डिबग करके स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करने लगा हूँ। प्रोग्राम को क्लोज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपको ये रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टर्मिनेट, ठीक है, यहाँ पे ये टर्मिनेट आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे जब डिबग मोड पे होते हैं तो यहाँ पे टर्मिनेट का बटन यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ ज़रूर आ रहा है, ये कंसोल है, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव ऑल टर्मिनेटेड लॉन्चेस को हम क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और हमारा प्रोग्राम भी जो है वो क्लोज हो चुका है। अच्छा, अब हमने इस वाले से ना दोबारा से एडिटिंग मोड पे जाना है। तो यहाँ पे राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे ना ये आपके पास है जी जावा। राइट साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है डिबग और ये लिखा हुआ है जावा। अभी आपके पास हाईलाइट कौन सा हुआ है, डिबग, डिबग जो है मोड वो हाईलाइट हुआ है। अगर आप यहाँ पे जावा को क्लिक करेंगे दोबारा से उसी मोड में आ जाएंगे जो कि आपका एडिटिंग मोड था। अगर आपने खुद एडिटिंग मोड से डिबग मोड में जाना हो तो उसके लिए यहाँ पे ये बटन है, आप उसको क्लिक करें तो आप डिबग मोड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और मैं दोबारा से एडिटिंग मोड के अंदर जावा की एडिटिंग मोड में आ गया। अब इसके बाद में अब आपको जो है डिबग नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो जी एग्जीक्यूशन देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो जी ये रन हुआ, तो रन होते ही आपके पास लिखा हुआ आता है जी वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट, और इसके बाद लिखा हुआ आता है जी हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, और इसके बाद ये एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी 3 देने के बाद मैंने एंटर दबाया। अब ये मेरे सामने मेन्यू आ गया। प्रेस 1 टू सेट डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, प्रेस 3 टू एग्जिट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी पहला ऑप्शन जो है, बल्कि दूसरा ऑप्शन पहले करता हूँ ताकि आपको पता चले कि जब तक वैल्यू जो है हमने सेट नहीं की तो आउटपुट कैसे आएगी। तो मैंने 2 प्रेस किया। 2 से क्या होना चाहिए, डिस्प्ले ऑफ डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 1 और 3 के दरमियान वैल्यू दूँ। ये 3 क्यों आ रहा है, ये हमने वैल्यू उसको बताई है। तो लेट्स से इसमें से हम जो है वो कहते हैं कि मैंने 1 किया, एंटर दबाया। तो अब देखें अभी क्या आ रहा है, क्योंकि 1 की वैल्यू को हमने सेट नहीं किया था तो उसका नेम आ रहा है नल, एज आ रही है उसकी 0, और सी जी पी आ रहा है उसका 0.0। ओके, अब हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि जी दोबारा से हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि जी अब हमने वैल्यू सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 किया, एंटर दबाया। अब मुझसे कह रहा है कि गिव स्टूडेंट नंबर बिटवीन 1 एंड 3। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1 की। अब ये मुझसे एज पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ जी मुख्तार अमजद, ये नाम है। तो इसमें देखिएगा मैंने मुख्तार स्पेस अमजद दिया, तो इसको दिन में रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने एंटर दबाया। अब इसके बाद एज पूछ रहा है, तो एज हम कहते हैं जी इसकी है जी 21। सी जी पी ए पूछ रहा है, तो हम इसको सी जी पी ए बताते हैं जी 3.32। एंटर दबाया। तो अब यहाँ पे देखिए तो मैसेज आ रहा है नेक्स्ट में, स्टूडेंट नंबर 1 डिटेल्स आर सेट, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 1 डिटेल्स आर सेट, स्टूडेंट 1 की डिटेल्स जो सेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम उसको शो करवा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, एंटर दबाया। अब मुझसे पूछ रहा है कि मुझे 1 और 3 के दरमियान में रेंज बताएं, मैंने 1 किया, एंटर दबाया। ओके, अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या आ रहा है जी, नेम आ रहा है जी मुख्तार, नाम हमने क्या रखा था मुख्तार अमजद। तो उसने क्या किया, उसने इससे पहला वर्ड जो है वो उठाया, क्योंकि हमने देखा था कि एस सी डॉट जो नेक्स्ट होता है वो एक वर्ड उठाता है। तो उसने पहला वर्ड उठाया मुख्तार, अमजद उसने छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है एज, एज आ गई यहाँ पे 21, सी जी पी एस का आ गया 3.32। अच्छा, अब यहाँ तक हमें जो है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, इसमें अब कोई मसला नहीं है। हम इसको फर्दर और भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं।
तो प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लेके एंटर दबाऊँगा। अभी दबाया नहीं है मैंने। अभी देखिए प्रोग्राम ये क्लोज़ होगा, लेकिन आपको कंसोल के ऊपर जो लिखा है वो एज़ इट इज़ नज़र आ रहा होगा। प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो गया, उसकी पहचान क्या होगी? ये देखिए अभी आपके पास ये टर्मिनेट वाला जो बटन है ना रेड कलर का, ये अभी हाइलाइटेड है, रेड कलर का नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एंटर दबाऊँगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज़ होगा ना, तो ये आपके पास जो है ये फेड आउट हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा और ये इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पे 3 है, मैंने अब यहाँ पे आके एंटर दबाया। जी, ये देखें जी, ये अब आपका फेड आउट हो गया और इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज़ हो गया। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर देखा, बड़ी उसको तफ़सील से हमने इसके बारे में सीखा, समझा और आई होप कि आपको अगर ये बनाना समझ आ गया है, तो आप ये खुद प्रैक्टिस भी करेंगे, खुद बनाएँगे और जो आपकी असाइनमेंट्स आने वाली हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको फ्राइडे इवनिंग में मिल जाएँगी या सैटरडे मॉर्निंग को मिल जाएँगी, उसको आप करेंगे। इसके अलावा जो क्विज़ आने वाला है, जो सैटरडे को आपको मिलेगा, उसको भी आप जो है वो अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये करते हैं कि अब मैंने आपके साथ ना फ़ाइल्स शेयर की थी चैट में। पिछली चैट में होंगी, इस वाली चैट में नहीं होंगी, आप लोगों ने यकीनन फ़ाइल जो है वो ले ली होंगी। तो अब मैं आपको ये तरीका बताऊँगा कि अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद हैं, तो उन फ़ाइल को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन फ़ाइल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो जितनी देर में ये मैं बताता हूँ, आप लोग जल्दी से ये कीजिएगा कि आप लोग अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मुझे आप सेंड कर दें चैट के अंदर, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकूँ उसके बेसिस पे। तो जल्दी से आपने ये करना है कि अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में मुझे सेंड कर देना है। ओके, तो आप लोग जो है मुझे सेंड करें। मैं आपको यहाँ पे ये तरीका बताऊँगा कि प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से फाइल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे वक्त पे रखता हूँ जी, एग्जाम्पल फाइल प्लेसिंग। प्रोजेक्ट का नाम मैंने ये रख दिया। इसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपने मॉड्यूल बनाना है। मैं कह रहा हूँ कि डोंट क्रिएट। अब ये देखिए, तो ये मेरे पास जो है प्रोजेक्ट बन गया है। इसमें मेरे पास एक JRE सिस्टम लाइब्रेरी नज़र आ रहा है, दूसरा SRC पैकेज नज़र आ रहा है, फोल्डर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मेरे पास जो है मैंने अपने पास एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, जिसमें मुझे फाइल्स नज़र आ रही हैं। मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ से मैंने दोनों फाइल को जो है वो सिलेक्ट किया। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं साथ-साथ जो है इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने दोनों फाइल को जो है वो सिलेक्ट किया। जब दोनों फाइलें सिलेक्ट हो गई हैं, तब मैंने उसको क्लिक करके ड्रैग किया। ड्रैग करके अब मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ इक्लिप्स के ऊपर। जैसे मैं इक्लिप्स के ऊपर कर्सर लेकर आया हूँ, उसको ड्रैग करके अब आपको जो है ना एक सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो इसके बाद मैं इसको लेकर आता हूँ जी यहाँ पे SRC के फ़ोल्डर के ऊपर। ये एग्ज़ाम्पल फाइल पैकेज के अंदर जो SRC का फ़ोल्डर है, पैकेज है, इसके ऊपर मैं लेकर आया हूँ। तो अब आप मेरा कर्सर देख सकते हैं कि इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस प्लस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके बटन को छोड़ने लगा हूँ, यानी कि ड्रैग इसका ड्रॉप करने लगा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आके ड्रॉप किया, तो जैसे मैंने ड्रॉप किया, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये डायलॉग बॉक्स, फाइल ऑपरेशन। अब वो मुझसे कह रहा है सिलेक्ट हाउ फाइल शुड बी इंपोर्टेड इनटू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर फाइल कैसे आनी चाहिए, कॉपी करनी है या उन्हीं फाइल को यहाँ पे लिंक करना है। मैं यहाँ पे ना कॉपी करूँगा। कॉपी से ये होगा कि जो रीजनल जगह पे फाइल है वहाँ पे भी रहेगी और साथ में इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो कॉपी होगी, डुप्लीकेट फॉर्म में यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं एक वाले फाइल को जो है वो काम करूँगा, तो दूसरी फाइल के अंदर कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। लेकिन लिंक फाइल करूँगा तो ये इस वाले प्रोजेक्ट में तो ये फाइल नहीं आएगी, ये जहाँ पे फ़ोल्डर में है वहीं पे रहेगी, लेकिन मैं जहाँ पे जो भी एक्टिविटी करूँगा वो उस वाली फ़ाइल के अंदर भी चेंजेस का इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी करने लगा हूँ, कॉपी फ़ाइल किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया।
अब अगर मैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करूँ एसआरसी को और फिर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज को देखें तो आपके सामने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा आ चुका है, यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट जावा आ चुका है। मैं ज़रा इस वाले प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर लेता हूँ, तो देखिए इसकी सारी फाइल जो है क्लोज़ हो गई हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है दोबारा से। यानी कि मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ 4 तो दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन करूँ 1 तो दे सकता हूँ। अब ये कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसके अंदर मैंने फाइल जो है प्लेस की है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टास्क। अभी जो ये हमारा आज की लैब थी, आपका टास्क ये है कि आपने इसी तरीके से जो है एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर ये दोनों फाइलें प्लेस करनी है। फाइलें प्लेस करने के बाद आपने जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली 3 स्टूडेंट जो है वो प्लेस किए हैं और उसके बाद जो है एक वैल्यू जो है उसको एक को वैल्यू असाइन की, फिर उसको शो करवाया, प्रोग्राम को एग्ज़िट करवाया। तो ये मैंने कंसोल के ऊपर जो काम किया है, आपने ये काम करके उसकी पिक्चर लेके वो आपने मुझे यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है उसके अंदर आपने मुझे शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।